जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम गुप्त वंश से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर वो चाहे एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, एमपी पीएससी का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं ये टॉप 20 क्वेश्चंस। और इनमें से पहला क्वेश्चन ये रहा कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने, भानुगुप्त ने या फिर समुद्रगुप्त ने। तो बताइए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर है श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि पूना से मिले ताम्रपात्रों में श्रीगुप्त को क्या कहा गया है। आपके ऑप्शन हैं कविराज कहा गया है, आदिराज कहा गया है, भारत का नेपोलियन कहा गया है या फिर प्रथम गुप्त राजा कहा गया है। तो बताइए पूना से मिले ताम्रपात्रों में श्रीगुप्त को क्या कहा गया है। तो आपका सही आंसर होगा आदिराज। पूना से मिले ताम्रपात्रों में श्रीगुप्त को आदिराज के नाम से संबोधित किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को, श्रीगुप्त को, भानुगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को। तो बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का जो पहला प्रमाण मिला था वो किसके शासनकाल में मिला था। आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, श्रीगुप्त के शासनकाल में, भानुगुप्त के शासनकाल में या फिर समुद्रगुप्त के शासनकाल में। तो बताइए सती प्रथा का पहला प्रमाण किसके काल में मिलता है। तो आपका आंसर है भानुगुप्त। भानुगुप्त के शासनकाल में सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे और ये कह रहा है कि गुप्त काल में कविराज किसे कहा गया है। आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त प्रथम को, श्रीगुप्त को, भानुगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को। तो बताइए गुप्त काल में कविराज किसे कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को गुप्त काल में कविराज के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा नाम समुद्रगुप्त के उपनाम से मिलता है या फिर ऐसा कहें कि इनमें से कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त को मिली थी। आपके पहले ऑप्शन हैं काच, दूसरा ऑप्शन है समरसत, तीसरा ऑप्शन है सर्वराज्यच्छता और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, क्योंकि इनका जो वास्तविक नाम है वो कांच था तो इनकी एक उपाधि कांच भी हुई। उसके बाद इनकी एक दूसरी उपाधि थी जिसको समरसत कहते हैं। समरसत का मतलब होता है जो कि सभी को एक समान एक रस्सी में बांधने वाला। उसके बाद इनकी एक दूसरी उपाधि थी जिसको हम कहते हैं सर्वराज्यच्छता। सर्वराज्यच्छता का मतलब होता है सभी को, माफ कीजिएगा, सर्वराज्यच्छता का मतलब होता है सभी राज्यों को जीतने की इच्छा रखने वाला। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे। आपके ऑप्शन हैं भानुगुप्त के नाम, भानुगुप्त को कहते थे, समुद्रगुप्त को कहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते थे या फिर कुमारगुप्त को कहते थे। तो बताइए लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे। तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को कहते थे। समुद्रगुप्त को इसलिए कहते थे क्योंकि इनकी जो माता थी वो लिच्छवी की रानी थी।
इसलिए इनको लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी जाना जाता था। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। आपके ऑप्शन हैं भानुगुप्त के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या फिर कुमारगुप्त के शासनकाल में। तो बताइए फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि समुद्रगुप्त के जीवन पर किसने किताब लिखी थी। आपके ऑप्शन है हरिशेन, दूसरा ऑप्शन है हरिनाथ, तीसरा ऑप्शन है केशवदास और चौथा ऑप्शन है अबुल फजल। तो बताइए समुद्रगुप्त के जीवन पर किसने किताब लिखी थी। तो इसका सही आंसर होगा हरिशेन। हरिशेन जो हैं वो एक इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने इनके ऊपर एक किताब लिखी थी। आपका अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हरिशेन द्वारा समुद्रगुप्त के जीवन पर जो किताब लिखी गई थी उसका नाम क्या था। आपके ऑप्शन है वो क्योंकि, दूसरा ऑप्शन है प्रयाग प्रशस्ति, तीसरा ऑप्शन है नेपोलियन और आपका अंतिम क्वेश्चन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि हरिशेन द्वारा जो समुद्रगुप्त के जीवन पर एक किताब लिखी गई थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। उसका नाम क्या था? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति वो किताब है जो कि समुद्रगुप्त के जीवन पर लिखी गई थी और हरिशेन ने लिखी थी। हरिशेन कौन थे? हरिशेन थे समुद्रगुप्त के कवि, माफ कीजिएगा समुद्रगुप्त के दरबारी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि पूना से मिले ताम्रपात्रों में घटोत्कच को क्या कहा गया है। कविराज कहा गया है, आदिराज कहा गया है, भारत का नेपोलियन कहा गया है, या फिर प्रथम गुप्त राजा कहा गया है। तो बताइए पूना से मिले ताम्रपात्रों में घटोत्कच को क्या कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा प्रथम गुप्त राजा। जो पूना से ताम्रपात्र मिले हैं उसमें घटोत्कच को प्रथम गुप्त राजा के नाम से संबोधित किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और ये पूछ रहा है कि विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता था। आपके ऑप्शन हैं भानुगुप्त को, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय को, और आपका अंतिम क्वेश्चन माफ कीजिएगा अंतिम ऑप्शन है कुमारगुप्त को। तो बताइए विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता था। तो इसका सही ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, श्रीगुप्त को, या फिर भानुगुप्त को। तो बताइए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का राजा मतलब गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। आपके ऑप्शन हैं श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच गुप्त ने, या फिर समुद्रगुप्त ने। तो बताइए किस गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो आपका ऑप्शन है कुमारगुप्त, दूसरा ऑप्शन है
समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है स्कंदगुप्त और चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो बताइए गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त। जो स्कंदगुप्त हैं उसने उसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व एवं भूमि कर के लिए, या फिर साहित्यिक कार्यों का संरक्षण करने के लिए? तो बताइए गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर है कला एवं स्थापत्य के लिए। तो जो गुप्त राजवंश है वो कला एवं स्थापत्य के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था। आपका अगला क्वेश्चन है कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे? आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त मौर्य के थे, समुद्रगुप्त के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं उनके राजकवि थे, या फिर हर्ष के थे? तो बताइए कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के राजकवि हुआ करते थे कवि कालिदास। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि गुप्त वंश में जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं कांची, दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन है नालंदा और चौथा ऑप्शन है वल्लभी। तो बताइए गुप्त वंश में जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था उसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। तो गुप्त का जो वंश चल रहा था उस समय पे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि गुप्त संवत 319 और 320 ईस्वी में सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त प्रथम, आपका दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, आपका तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त और अंतिम ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो बताइए गुप्त संवत 319 और 320 ईस्वी के मध्य किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को 319 से 320 के बीच में प्रारंभ किया था। आपका आज का आखिरी क्वेश्चन ये है कि कुमार संभव एक महाकाव्य है, तो कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? आपके ऑप्शन हैं बाणभट्ट, दूसरा ऑप्शन है हरिसेन, तीसरा ऑप्शन है कालिदास और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो बताइए कुमार संभव जो कि एक महाकाव्य है वो किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा कवि कालिदास। कवि कालिदास ही इसके रचयिता हैं। किसके? कुमार संभव के, जो कि एक क्या है? एक महाकाव्य है। कवि कालिदास समुद्रगुप्त के राजकवि भी हुआ करते थे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।